नमस्कार, मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। मध्य प्रदेश से एक बड़ी अजीबोगरीब बैनर पोस्टर पर चर्चा चल रही है और जिसमें भाजपा कांग्रेस दोनों मैदान में उतर आए हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के लिली टाकी चौराहे पर एक पोस्टर होर्डिंग चर्चा का विषय बना हुआ है। महिला नागौरी समिति और सनातनी हिंदू श्रम संगठन की ओर से लगाए गए इस पोस्टर में समुदाय विशेष के इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, मैकेनिक को काम देने की अपील की गई है। पोस्टर में काम करने वाले श्रमिकों के नाम और मोबाइल नंबर भी दिए गए हैं। इस पोस्टर पर विवाद खड़ा हो गया है। अल्पसंख्यक समुदाय का आरोप है कि यह बांटने की राजनीति है। बेरोजगार तो अल्पसंख्यक समुदाय के भी लोग होते हैं, पोस्टर पर उनका नाम भी होना चाहिए। समिति के प्रदेश अध्यक्ष साधना यादव ने कहा है कि पोस्टर आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की मदद करने के लिए लगाया गया है। उनके समाज के अशिक्षित युवा नौकरी के लिए भटक रहे हैं, जबकि इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, मैकेनिक जैसे काम के विकल्प है। ऐसे में बेरोजगार युवकों को रोजगार देने के उद्देश्य से पोस्टर लगाया गया है ताकि लोग उनको अपने यहाँ काम पर बुला सकें। अल्पसंख्यक समुदाय को लगता है कि उनके समाज में भी बेरोजगार है, तो वे भी अपना पोस्टर लगा दें। अपने समाज के लोगों को रोजगार देने की पहल कौन सा अपराध है? इस पर चर्चा शुरू करने के पहले हम आपको ये बताते हैं कि नेताओं ने इस पर क्या कहा है। समाज में काम करते हैं, हम सामाजिक लोग हैं। जिस समाज में हम काम करते हैं उन्हीं लोगों के तो नंबर लिखेंगे ना। मुस्लिमों से हमारा कोई आपत्ति नहीं है, ना मुस्लिमों से हमारा कोई बैर है। मुस्लिम वो लोग भी चाहें अपने 10 फ्लेक्स बैनर लगाएं और उनके लोगों को काम दिलवाएं, उनके कामों को आगे बढ़ाएं। हमारा समाज आत्मनिर्भर नहीं है। हमारा समाज पढ़ाई लिखाई पे ज्यादा विश्वास करता है और जब वो कम पढ़ लिख जाता, अधर्म में हो जाता, तो शर्म के मारे ऑटो रिक्शा भी नहीं चलाता, पान की दुकान भी नहीं चलाता, चाय की दुकान भी नहीं चलाता। फिर वो कहीं नहीं रहता और 10,000 की रुपए की नौकरी के लिए इधर से उधर तक किसी की गुलामी कर। तो केवल हिंदुओं को भी हमारे सनातनी हिंदू भाई बहन हैं जो बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं और उन्हें रोजगार मिले। और जबकि अगर कोई उन्हें काम बहुत ही अच्छे तरीके से आता है तो उनको काम दिया जाना चाहिए। तो हमने इसी उद्देश्य को लेकर ये एक लिस्ट बनाई है। इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कारपेंटर का काम करते हैं, बाल काटने का काम करते हैं, पंचर सुधारने का काम करते हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर कंप्यूटर सुधारने का काम करते हैं, सिलाई करने का काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को काम नहीं मिलता है ना। वो काम नहीं मिलता, इसका कारण एक ये होता है लोग इनको पहचानते नहीं है, जानते नहीं, इनके नंबर्स नहीं होते, इनकी बड़ी बड़ी दुकानें नहीं होती, इनके रोडों पर शोरूम नहीं होते, तो इसलिए इनको काम नहीं मिलता। देखा आपने, यह क्या समाज में किस तरीके का मैसेज जा रहा है, समाज में इसका क्या प्रभाव होगा। समाज में अगर इस तरीके से होने लगता है तो इसके आने वाले समय में क्या इससे समाज बटेगा? क्या जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब हैं भाई भाई, इस पर कहीं ना कहीं जो हमारी संस्कृति है, गंगा जमनी तहजीब है, उस पर इसका असर पड़ेगा क्या? हम इसी मुद्दे पर एशियन चर्चा कर रहा है और हम आइए आपको अपने गेस्ट से मिलवाते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इस मुद्दे पर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, सामाजिक क्षेत्र में लगातार काम करने वाले श्री रमेश शर्मा जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है रमेश जी। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता के रूप में प्रियंका दुबे जी हैं। प्रियंका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में श्री आनंद जैन जी हैं। आनंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं शुरुआत रमेश जी से करना चाहता हूं। जिस तरीके से सनातनी हिंदू श्रम साधक का बैनर लगा है, इसके परिणाम क्या हो सकते हैं? हम इस मुद्दे पर क्या कोई और रास्ता भी हो सकता है? देखिए, मोटे तौर पर अपने काम का प्रचार करना ये तो कोई बुरा नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनियां अपने प्रोडक्ट के लिए, अपने काम के लिए प्रचार करती हैं, तो ये तो कोई बुरा नहीं है। यदि कुछ लोग हैं जो श्रम विशेषज्ञ हैं या तकनीकी रूप से जानकार हैं, उनके अगर कोई पोस्टर लगता और ये कहा जाता कि आपको अगर नल सुधरवाने के लिए इनको बुलाइए, गाड़ी सुधरवाने के लिए इनको बुलाइए, वो भी उसमें बुरा नहीं था। लेकिन ये लाइन से अगर वो बच सकते थे कि किसको ना बुलाएं, ये मैं समझता हूँ इसको बचा जाना चाहिए था। ये इसको मेरी दृष्टि से ये अनुचित है। अपना प्रचार खूब करें, उसमें सारे अपने समाज के लोगों को नाम डालते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसको कहीं ना कहीं दूसरी चीजों से अनावश्यक, क्योंकि दुनिया की बहुत सारी ताकतें हैं जो भारत के सद्भाव को बिगाड़ने का प्रयत्न कर रही हैं, उसमें अति उत्साह में या किसी खास दिशा विशेष की तरफ सोचते रहने से हमारी तरफ से हम कोई त्रुटि ना दें और ये लाइन से बचा जाना चाहिए था। दूसरा, आपने जो कहा गंगा जमनी तहजीब की जो बात आपने कही, भारत में गंगा जमनी तहजीब मुझे तो कभी देखने को मिली ही नहीं। मोटे तौर पर मैं भी जब स्कूलों में पढ़ता था, सीधे सीधे झगड़े होते थे उसमें। और अगर आपने देखा होगा कि पिछले दिनों पुराने शहर में ही इतवारे में बकायदा लिखा था ईद के समय
कि सामान उससे खरीदें जो नमाजी हो, उससे सामान खरीदें। यस, तो यस, कहीं ना कहीं बहुत बिल्कुल। पुराने, तो जिस तरीके से 84 में वहां दंगा हुआ, 92 में जिस तरीके से दंगे हुए वहां पर, जी। तो भोपाल में तो अक्सर इस तरीके से दंगे होते रहते हैं। जी। और अगर बाई द वे गंगा जमुनी तहजीब होती तो भारत का बंटवारा ही क्यों होता? जी। मुझे आप बताइए, बंटवारे के बाद संभल में आप देख लीजिए, बहराइच में देख लीजिए, बरेली में देख लीजिए, जी। जगह जगह से खबरें ऐसी ही आ रही हैं। जी। तो कुल मिलाकर के वो एक विषय तो अलग है, जी। लेकिन फिर भी इस पर ना जा करके हमें अपना प्रचार करें, जी। दूसरे को कि हम चर्चा ही ना करें, ना जी। उसको ये कहे कि अच्छा है, ना उसको कहे बुरा कहे, हम जी। अपनी बात कह करके आगे बढ़ें। जी बिल्कुल, मैं उसी सवाल पर आना चाह रहा था, क्योंकि अभी ईद के पहले इस तरह के कुछ पंपलेट पोस्टर पुराने भोपाल में आए थे और यह कहीं ना कहीं सद्भाव बिगाड़ते हैं। मैं आनंद जी के पास आना चाहता हूं। आनंद जी, जैसा रमेश जी ने कहा, आपने अभी उन रमेश जी को सुना, क्या आपको लगता है कि इस तरीके से उन्होंने बड़ा साफ शब्दों में कहा है कि इससे बचा जा सकता था, कि इस पर सिर्फ मुस्लिम लिखना कि इनसे ना करवाएं या इनसे करवाएं ऐसा, लेकिन दूसरे पक्ष को भी अभी ईद के टाइम पे जब लगा था कि आप सिर्फ नवाजी से सामान खरीदें, गैर नवाजी से सामान खरीदना अपराध की श्रेणी में आता है। नहीं, देखिए, ये जो भी संस्था है, इनका एक सार्थक प्रयास है। इन्होंने ये स्वीकार किया कि मध्य प्रदेश में बेरोजगार हैं। जी। ये एक बहुत बड़ा, उसके लिए प्रशासन के खिलाफ बोलने के एक दूसरा तरीका जो इन्होंने अपनाया है, वो बहुत एक सार्थक पहल है। इन्होंने ये स्वीकार किया कि हमारे प्रदेश में बेरोजगारी है, जी। जिसके लिए आज भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। जी। अब इस संस्था से जो लोग जुड़ेंगे, तो रमेश जी का ये कहना बिल्कुल सही है कि वो एक शब्द से ये तो बिल्कुल दिखता है कि आप इसको बांटने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि आपकी पहल बहुत सार्थक थी। मैं अगर किसी के घर में, अगर कोई कंपनी में घर के 50 लोग हैं और अपने मार्केटिंग करते हैं कि मैं इसका स्पेशलाइजेशन हो और आपको जरूरत हो तो मुझे बुलाइए, पर इसमें यहाँ पे जो राजनीति के तहत जो भी किया गया है वो सही तो नहीं है, क्योंकि आप जो करेंगे उसकी प्रतिक्रिया आएगी। आज अगर ईद पे उन्होंने लिखा है तो उसकी प्रतिक्रिया आप दे रहे हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। तो जब भी कोई आप क्रिया करेंगे तो ये पड़ेगा कि उसका प्रभाव क्या होने वाला है और इसके रिजल्ट क्या होने वाले हैं, क्योंकि इन सब चीजों से रोजगार तो बढ़ने वाला नहीं है, इन सब चीजों से कोई स्थितियां सुधरने वाली तो नहीं है। तो आप जितना करते जाएंगे उसका रिजल्ट खराब आएगा और सद्भावना खराब होगी, ये तो तय बात है। तो इस चीज से बचा जाना चाहिए। ये रमेश जी का एक सार्थक पहल है, और जो भी ये संस्था है इसने जो प्रयास किया है रोजगार, बेरोजगारों के लिए काम के लिए, ये एक सार्थक पहल है। जी। क्या आपको लगता है कि एक मुद्दा और रमेश जी ने अभी कहा था कि इस तरीके के वहां पर पोस्टर देखे गए थे कि आप सिर्फ नवाजी से ही काम कराएं और सामान भी उसी से खरीदें जो नवाजी हो, तो क्या आपको लगता है कि हम दीपावली पर या हम दूसरे त्योहारों पर जितना भी, आज आप देखिए सब्जी का पूरा व्यवसाय जो है एक वर्ग विशेष के हाथों में रहता है, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हमारे दूसरे समाज के भाई करते हैं और हम वहां पर हर चीज खरीदते हैं, हर चीज उनकी दुकानों पर जाते हैं, सब कुछ करते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि दोनों तरफ से सार्थक पहल होना चाहिए। देखिए, इसकी शुरुआत तो कहाँ से योगी जी ने की कि दुकानों पे आप अपना नाम लिखिए, नाम कोटेड कीजिए, तो शुरुआत तो किसने की? तो जब हमारे देश का नेतृत्व जो कर रहे हैं, कब्रिस्तान और शमशान की बात अगर नरेंद्र मोदी जी करते हैं, तो ये शुरुआत जहां से हुई है ये तो उनको सोचना चाहिए। तो मैंने आपको कहा ना, अगर आप कुछ हर समाज में, हर वर्ग में कुछ लोग तो होते हैं जो समाज वर्ग के लिए या राजनीति के तहत ये सब चीजें करते हैं ताकि उनकी दुकान चल सके। मैं तो कहूंगा बीजेपी का एक एजेंडा ही है ये कि हर चीज को हिंदू मुसलमान करना। ये शुरुआत तो योगी जी ने की, मोदी जी ने की, और उसी की प्रतिक्रिया में हम अल्पसंख्यक भाइयों ने की और अभी आप फिर कर रहे हैं। तो ये जहां से शुरुआत हुई है, करेक्शन वहीं से होना चाहिए। कांग्रेस ने कभी भी किसी भी वर्ग विशेष को न तो वेटेज दिया और सद्भावना के साथ हमेशा काम किया, तो वही एक रणनीति होना चाहिए। सबका साथ सबका विकास की अगर अपन बात करते हैं और जब क्रिया में कुछ करते हैं तो वो अलग दिखता है। तो कम से कम ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि आज मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, आपसे कोई चीज छुपाई नहीं जा सकती आपको। बिल्कुल, कि आप बोले कुछ, करे कुछ, हर चीज का साक्षात दिखता है चीजें, कि आपने अगर एक शब्द भी लिखा है तो उसकी क्या होने वाला है आम आदमी समझ सकता है। पर फिर भी एक चीज कहूंगा कि आज भी
जो लोगों को जरूरत है काम की वो इन सब चीजों से बहुत दूर रहते हैं। जी। ये कुछ उद्दंड लोग होते हैं, उद्दंड ही बोलूंगा मैं उनको, जो समाज का स्वभाव बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। हमारे साथ प्रियंका जी हैं। आनंद जी, हम प्रियंका जी से इस पे जवाब ले लेते हैं। प्रियंका जी, जैसा आनंद जी ने कहा और जैसा रमेश जी ने कहा, क्या आपको लगता है कि इसके इतर भी कोई रास्ता हो सकता है सद्भाव बनाए रखने के लिए? आदरणीय रमेश जी, बैठी हूँ तो सूर्य को उनकी सारी से मैं शब्दशः शब्द पूरी तरह से सहमत हूँ। उन्होंने 3 बिंदुओं की ओर आकर्षण करवाया कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उस पे फोकस करते। उन्हें लोगों को रोजगार के लिए प्रेरित करना था, उनके नंबर उपलब्ध कराने थे, उन्हें करना चाहिए था, पर वैमनस्यता, विघटन फैलाने वाले शब्दों से उन्हें बचना चाहिए था, जो कि एक बेहतर प्रयास होता। और शायद अगर वो ऐसा करते तो इस प्रकार की डिबेट के लिए भी हमें आवश्यकता नहीं पड़ती है, अगर उन्होंने केवल हिंदू नहीं लिखा होता तो ये चीज। लेकिन ये बात उन्होंने बिल्कुल सत्य कही कि गंगा जमनी सभ्यता की बात हम कहाँ करते हैं। हमारे बड़े भाई ने इतने अच्छे से कहा, जैन साहब ने, कि भाजपा ने ऐसा किया, भाजपा ने ऐसा किया, परंतु ये कांग्रेस की विशेषता है कि ये अपने लाभ की चीजों को बहुत अच्छे से सुन लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, परंतु इनको थोड़ा सा पुराना देखने में दिक्कत होती है। जब देश के 2 भाग बनते तब 2 लोग जिद पे अड़े थे, वो जिद थी इससे प्रधानमंत्री बनना। एक ने एक देश लेकर के, जिन्ना ने अपना धर्म लेकर के एक देश बना लिया और दूसरे ने अपना देश बना लिया, और वो कटुता आखिरी में 370 के तौर पे भी अप्लाई की गई, आर्टिकल 370 लगा रहा, देश के अंदर भी 2 विभाजन हो गए और उस कटुता को भी भारत माता ने झेला और आज तक झेलते रही। माननीय मोदी जी के आने के बाद में जब कश्मीर का विलय भारत के अंदर हुआ, तब उस एक टीस को खत्म किया गया जिसका हम नारा लगाते थे, जहां बलिदान हुए मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, वो सारा की सारा है। तो ये जो कटुता है उसके ओर भी अगर ध्यान चला जाता तो शायद बेहतर रहता, लेकिन ये बहुत बड़ा कटु सत्य हो चुका है आज सत्य का इस देश का, जिसके लिए माननीय मोदी जी ने नारा दिया तो उसको भी विवादित कर दिया गया कि बटोगे तो कटोगे। नारा दिया था मोदी जी ने कि बटोगे तो कटोगे। तो ये नारा सिर्फ हिंदू मुस्लिम के लिए नहीं था, भाषावाद के लिए भी था। कर्नाटक में आज देखिए किस तरीके से दुकानें जला दी गई सिर्फ इस मात्र को लेकर के कि हिंदी में नाम क्यों लिखे थे, इंग्लिश में नाम क्यों लिखे थे, कर्नाटक में नाम क्यों नहीं, कन्नड़ लैंग्वेज में नाम क्यों नहीं लिखे गए। तो भाषावाद में बटा हुआ, क्षेत्रवाद में जिसमें लोगों ने कहा दक्षिण के हिंदू गोमूत्र पीने वाले और गोमूत्र नहीं पीने वाले करके भाषा की चीज में बांटा गया। अब बीच में आप देखते हैं सनातन के ऊपर प्रहार करके बार बार किनके नेता बार बार सनातन के ऊपर प्रहार करके किस तरीके से वैमनस्यता और विघटन को फैलाना चाहते हैं। तो ये राजनीति बहुत गंदी हो चुकी है, बहुत गंदे स्तर पे बहुत पहले से उपयोग की जा रही है। और किस पार्टी को इसका सबसे ज्यादा लाभ हुआ है, किसके प्रधानमंत्री ने मंच पे से कहा था कि देश के संसाधन के ऊपर माइनॉरिटीज का अधिकार है, अल्पसंख्यकों को 50% का अधिकार होना चाहिए। तो क्या बहुसंख्यक 50% में एडजस्ट करें और अल्पसंख्यक 50% पे एडजस्ट करेंगे? ये कौन सा न्याय था? मुझे आज तक ये न्याय का सिद्धांत समझ में नहीं आया। और एक प्रधानमंत्री होकर के इस प्रकार का जिन्होंने बयान दिया था वो सबके समक्ष है। तो बेहतर यही है कि मैं फिर से कहूंगी कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, फिर चाहे वो कोई भी करे, हिंदू हो या मुस्लिम हो। इस गुलदस्ते में सभी प्रकार के फूल हैं और सबकी अपनी अपनी प्रकृति है, तो बेहतर है सब मिलजुल करके रहें तो बेहतर होगा। मैडम, आपने अभी जहाँ की बात की, कर्नाटक की बात की, चूंकि कर्नाटक आपने वहाँ कांग्रेस की सरकार है इसलिए आप उसकी चर्चा कर रही हैं, क्या महाराष्ट्र पे भी इस तरीके से बंटवारे को रोकने की जिम्मेदारी होना चाहिए? क्योंकि वहां पर कहा जाता है कि अगर मराठी नहीं है तो आपको जगह नहीं मिलेगी, बिहारियों को खदेड़ दिया जाता है या उत्तर भारत के लोगों को खदेड़ दिया जाता है। तो आपको लगता है कि इस पर भी हर राज्य की सरकारों को बंटने से रोकने का प्रयास करना चाहिए? महाराष्ट्र में ही ये नारा दिया गया था जी। आप ये देखिए, मैं जिस नारे की बात कर रही हूँ, बटेंगे तो कटेंगे, ये महाराष्ट्र में दिया गया था जी। भाषावाद और क्षेत्रवाद तो वहां पर भी लागू होता है। मैं सभी जगह की सिर्फ एक मध्य प्रदेश एक ऐसा गुलदस्ता मिलेगा जिसमें सभी प्रकार के फूल अभी समायोजित होकर के रह रहे हैं। आप दक्षिण साइड जाओ, वहां पे नॉर्थ इंडियन जो भी नौकरी करने जा रहे हैं उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार होता है, जो नॉर्थ से बच्चे जा रहे हैं कंपनीज में काम करने के लिए,
उनसे पूछिए उनको किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सेम ऐसी भाषा के कारण दक्षिण वालों को लगता है कि भारत में किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ये बढ़ाया जिस तरीके से जा रहा है उसको कहीं ना कहीं समायोजित तो करना ही पड़ेगा। इसलिए बार बार मोदी जी ने हर मंच पे ये बात कही कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटोगे तो कटोगे। तो ये बात को भी दुष्प्रचारित किया गया, इसका भी गलत अर्थ निकाला गया कि हिंदू, अरे हिंदू के संदर्भ में क्यों बोलेंगे ये बात। आप ये देखिए ना कि जातिवाद में मुस्लिम समाज नहीं बटा हुआ, जातिवाद आपस में नहीं लड़ते हैं क्या। तो ये चीज सबको समझना पड़ेगी कि विघटनकारी नीति, अलगावकारी नीति हर जगह दुश्मनी पैदा करेगी, हर जगह वैमनस्यता पैदा करेगी, हर जगह परेशानी पैदा करेगी। तो आप लोग को एक तो होना ही पड़ेगा, आज माने चाहे ना माने, लेकिन भविष्य में आपको ये बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। जी चलिए प्रियंका जी, आनंद जी आप बोल रही थी तो आनंद जी कुछ कहना चाह रहे थे। पहले मैं आनंद जी के पास आता हूं, उसके बाद रमेश जी के पास आऊंगा। क्या आनंद जी, जिस तरीके से अभी प्रियंका जी ने कहा कि इस देश के बंटवारे की जो मेन नींव रखने वाले और बंटवारा करने वाले, हिंदू मुस्लिम बांटने वाले सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस थी, उस समय के प्रधानमंत्री थे, तो आपको लगता है कि इसके लिए सबसे ज्यादा, अगर आपने अभी कहा कि इसकी शुरुआत वहां से हुई थी, योगी जी ने किया था, लेकिन प्रियंका जी ने और पीछे जाकर आपको आईना दिखाया है, तो क्या लगता है आपको कि कहीं गलती हुई थी कांग्रेस से? नहीं, देखिए मेरा उस समय जन्म नहीं हुआ था जी, और ना मेरे को वस्तु स्थिति मालूम, पर एक चीज पक्का है कि जो नेता ने जिस परिस्थितियों में जो भी डिसीजन लिया होगा, जो हमारे महात्मा गांधी राष्ट्रपिता रहे, नेहरू जी रहे, सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे, या जो लोग भी रहे, तो उन्होंने उस समय परिस्थिति के हिसाब से जो डिसीजन लिया होगा, तो उससे पीछे तो मैं नहीं जा सकता, क्योंकि उनकी क्या परिस्थितियां थी जब मैं तो उसको चीजों को समझता भी नहीं था। पर मेरा ये प्रश्न है कि अगर बांटने वाली बात करते हैं तो हिंदू राष्ट्र की बात सबसे पहले किस पार्टी ने की? किसने की थी? आप भारतीय जनता पार्टी ने की थी कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र की कल्पना करेंगे, हिंदुओं को हम ये करेंगे, हिंदुओं के लिए ये सुविधा देंगे, अल्पसंख्यकों के लिए सब्सिडी बंद करेंगे, कश्मीर से धारा 370 हटाएंगे। तो ये सब एजेंडे किसने दिए थे? तो बांटने की शुरुआत मेरे जहां तक नॉलेज में है, ये भारतीय जनता पार्टी जिस दिन से सरकार में या पावर में आई है, इन्होंने वहां से शुरुआत की है। और जो शुरुआत की है, तो मैंने आपको कहा, अगर आप एक पत्थर मारेंगे तो सामने वाला प्रतिक्रिया तो देगा। और कांग्रेस की बात रही तो कांग्रेस ने तो हर परिस्थिति से देश को यहाँ तक लेके आए हैं, पूरा सबका साथ, सबका विकास और सद्भावनाओं के साथ काम करके। आनंद जी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि उस समय आपका जन्म नहीं हुआ था, मेरा भी नहीं हुआ था, प्रियंका जी का भी नहीं हुआ था, लेकिन आपको क्या लगता है कि उस समय जो हुआ था, क्योंकि आज जो कह रहे हैं आपको लगता है कि वो बांटने वाला बयान है, और उस समय जो हुआ था वो परिस्थिति जन्य हालात में हुआ था, तो उस समय जो किया था वो गलत नहीं था। और आज अगर ये समय की मांग है, आज अगर कोई बोल रहा है, वक्त के हिसाब से बोल रहा है, तो ये गलत हो गया, और उस समय नेहरू जी ने, गांधी जी ने जो कुछ किया था वो गलत नहीं था। कैसे डिफाइन करेंगे इसको? संविधान में जो चीजों का उल्लेख है कि हमारे देश में सर्वधर्म सर्व संप्रदाय की बात है, तो वो रहते हैं, और जो लोगों को हमारे देश को छोड़ के जाना था वो चले गए। तो जो लोग हैं उनकी तहजीब, गंगा जमुना तहजीब बोले, भारत की संस्कृति बोले, भारत की धार्मिकता बोले, या संविधान में जिन चीजों का उल्लेख किया गया है वो बोले, तो वो सब अगर है तो फिर आपको एक नया सब्जेक्ट छेड़ने की क्या जरूरत है? आज आप हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, कल हिंदू जैन आएंगे, फिर हिंदू ईसाई आएंगे, फिर हिंदू सिख आएंगे। तो इसको आपने प्रमोशन क्यों किया? इतने सालों से पूरा देश चल रहा है ना, 70 सालों से कांग्रेस के नेतृत्व में ये जी, इसीलिए तो प्रियंका जी कह रही हैं कि बटोगे तो कटोगे, मत बटो, एकजुट रहो, ऐसा बताया उन्होंने 2 बार। सीधा है, हिंदुओं के लिए ये बातें हैं, बोलने की बात ही नहीं है, समझने की बात है। एक किसको होना है? पूरा देश एक ही है। कहाँ वैमनस्यता है? आज तक पूरा देश अगर चल रहा है तो मुस्लिम भाई के कंट्रीब्यूशन से, जैनों के कंट्रीब्यूशन से, सिखों के कंट्रीब्यूशन से, बौद्धों के कंट्रीब्यूशन से, और पूरे मानव जाति के कंट्रीब्यूशन से ये देश चल रहा है। तो आप उसमें एक पर्टिकुलर एजेंडा लाके देश में आग क्यों लगाना चाहते हैं? सीधा सीधा प्रश्न है। प्रियंका जी, आपको क्या जरूरत है? कटोगे तो बटोगे, ये चुनाव का कौन सा नारा है? प्रियंका जी, शमशान। आनंद जी प्रियंका जी से जवाब ले ले फिर। जी प्रियंका जी। मेरे भाई शायद इतिहास में बिल्कुल भी रुचि नहीं रखते, लेकिन पत्थर मारना जरूर बेहतर समझते हैं ना। गांधी जी ने आखिरी अनशन जब किया था, इतिहास को दोष देंगे,
आपके कार्यकाल में आखिरी क्या हुआ है वो बताइए। इसलिए किया था, पहले याद रखिए, सत्यता पे बात करिए जैन साहब, सत्यता पे, तो झूठ आप नहीं। वर्तमान पे बात कीजिए ना, आप 1948 इतिहास पे क्यों जनवरी चले में जाते हैं? आखिरी अनशन पे महात्मा गांधी जी क्यों बैठे थे? स्वीकार करिए कि पैकेज देना था पाकिस्तान को 65 करोड़ का। उस समय 65 करोड़ रुपए उपलब्ध करा पाना भारतीय सरकार के लिए संभव नहीं था, और देश पहले ही नहीं लिखा हुआ है ऐसा, 1947 में किसी आजाद हो किताब चुका में था। लिखा एक हुआ है मिनट कि पढ़ गूगल पे लीजिएगा, लिखा हुआ है? गूगल कर लीजिएगा, फिर बात कीजिएगा। नहीं और ये जो मैं वही बोल रहा हूँ, शरणार्थी गूगल सही मस्जिदों के नहीं है। अंदर छिपड़ पाए हुए थे, जो आप कैंप मस्जिद के आपने अंदर कहीं चल लिखा रहे थे, है उन ऐसा? हिंदुओं को खदेड़ने की बात की जा रही थी और मस्जिदें खाली करवाने की बात की जा रही थी। तो हिंदू मुस्लिम वहां नहीं हो रहा था। जो पीड़ित शरणार्थी कैंप मस्जिदों में रह रहे थे, जब मस्जिदें खाली करवा चुके थे, वहां के लोग जा चुके थे, पाकिस्तान में अपना हिस्सा ले चुके थे, उनको 65 करोड़ रुपए का पैकेज भी देने की मांग पे अड़े हुए थे, और उसके साथ ही मस्जिदों को खाली करा करके शेल्टर और इसको लीड करने वाले नेहरू जी और आपके अबुल कलाम आजाद जी, इस पूरी की पूरी चीज को लीड करने का काम ये दो नेता कर रहे थे। उनकी जब डिमांड मांगी गई तब उन्होंने अनशन तोड़ा था। तो हिंदू मुस्लिम कहां से हो रहा है, इस पे मैं बात बिल्कुल कतई नहीं करना चाहती, पर जो बीज बो दिया गया है, जो कड़वाहट पैदा कर दी गई है, मैं फिर यही कहूंगी कि बिस्मिल्लाह खां की बांसुरी को याद रखा जाए तो बेहतर होगा, कलाम साहब की मिसाइल को याद रखा जाएगा तो बेहतर होगा। लेकिन राजनीति करने के लिए और वोटों का तुष्टीकरण करने के लिए जो जहर कांग्रेस भर रही है, ये देश के लिए विनाशकारी है, आज भी है और आगे भी होगा। बिल्कुल, मैं आनंद जी आऊंगा। रमेश जी बैठे हैं हमारे साथ। रमेश जी, जैसा प्रियंका जी ने कहा और आनंद जी ने कहा, आपको क्या लगता है कि यह कहीं ना कहीं गलती हो रही है? क्योंकि अगर ऐसी विघटनकारी जो नीतियां हैं वो आगे बढ़ती हैं, लोगों के मन में ये भाव आता है, तो कहीं ना कहीं कोई गलती हो रही है। नहीं, देखिए, स्वाभाविक रूप से गलती तो कहीं ना कहीं हो रही है। हमारे संविधान में कहीं ना कहीं, हम धर्मनिरपेक्ष संविधान है हमारा, सेकुलर संविधान है। अगर संविधान सेकुलर है तो किसी को धर्म के आधार पर विशेषाधिकार क्यों है और किसी को धर्म के आधार पर विशेषाधिकार क्यों नहीं है? अगर धर्म स्थलों पर सरकार को कब्जा करना है तो सारे धर्म स्थलों पर सरकार का कंट्रोल हो, मंदिरों पर तो रहेगा, मस्जिद पर कंट्रोल नहीं रहेगा। तो अगर हम सेकुलर हैं तो हमको नियम एक से बनाना चाहिए। एक जना 4 शादी कर सकता है, एक जुबान से कह दिया 3 तलाक, ये उसको कानून में प्रावधान है। और दूसरे को अगर मान लीजिए तलाक लेना हो तो कोर्ट अदालत चला जाए और एक पत्नी के रहते दूसरी से लिव इन में भी रह ले तो भी कानून लागू हो जाए। तो कुल मिलाकर के एक देश में ये 2 विधान कैसे रहेंगे? तो मोटे तौर पर कहीं ना कहीं एक भारतीय परंपरा एक स्वरूप की है, जिसे हम महाकुंभ में दर्शन कर सकते हैं। उसमें कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। ये अंग्रेजों का षड्यंत्र था, डिवाइड एंड रूल। अब एक छोटा सा उदाहरण मैं यही देना चाहता हूँ। आनंद जी मेरी बात से पता नहीं कितना सहमत होंगे, कितने नहीं होंगे। 24 तीर्थंकर हैं। जो पहले तीर्थंकर शबदेव जी थे वो अयोध्या में जन्मे थे और वो इक्ष्वाकु वंश के हैं। जिस वंश में राम ने जन्म लिया उसमें शबदेव जी ने जन्म लिया, और शबदेव जी का उल्लेख श्रीमद् भागवत में आता है। तो कहां से जैन अलग हो गए? लेकिन अंग्रेज चूंकि जैनों को अलग करके चले गए। गौतम बुद्ध को अगर देखेंगे तो हमने दशावतार में गौतम बुद्ध को 10वां अवतार माना गया है। और कुश की जो धारा कपिल वस्तु में जाकर के इक्ष्वाकु वंश की उप शाखा जो थी उसमें गौतम बुद्ध का जन्म है। तो कहां से गौतम बुद्ध अलग हो गए? लेकिन बौद्धों को भी अलग कर दिया। इसी तरीके से सिख की अगर पंथ की रचना हुई है तो सनातन परंपरा की रक्षा के लिए हुई है। कितने निहंगों ने आकर के अयोध्या में प्राण दिए हैं और कितने निहंगों ने जाकर के कश्मीर में ब्राह्मणों की रक्षा में अपने जीवन दिया है। तो लेकिन सिख भी अलग हो गए। तो वो डिवाइड एंड रूल उनकी नीतियां थी, उस पर हम अब कब तक आकर के चलते रहेंगे? हमको पूरे देश को एक स्वरूप बनाना है और एक स्वरूप में सबको मिलकर के आगे चलना होगा, तब हम भारत को प्रगति की दिशा में पहुंच जाएंगे। आप कल्पना कर सकते हैं, ये मार्क्स ने कहा था। मार्क्स ने कहा कि अगर आपका सत्य कमजोर है तो तथ्य पर बात करिए, तथ्य कमजोर है तो तर्क पर बात करिए, तर्क भी कमजोर है तो इतनी धुंध फैला दीजिए कुछ ना दिखे। तो भारत अगर आज अंतरिक्ष की दृष्टि से देखें, सामरिक दृष्टि से देखें, आर्थिक दृष्टि से देखें, विश्व को चुनौती दे रहा है। तो अंतरराष्ट्रीय शक्तियां भारतीय समाज में विभेद पैदा करने के लिए कुछ षड्यंत्र कर सकती हैं। हमें उन षड्यंत्रों से बचना और पूरे समाज को, पूरे देश को एक स्वरूप में बांध करके चलना, तब भारत आगे बढ़ पाएगा। एक और बात मैं कह दूंगा आपसे, यहाँ कहना चाहता हूं
सांप्रदायिकता को अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस का जन्म 1885 के आसपास हुआ है, 1885 के आसपास, लेकिन उससे पहले 1870 में कितना बड़ा दंगा हुआ है उत्तर प्रदेश में, कितना बड़ा दंगा हुआ है बिहार में, ना तो कांग्रेस का भी जन्म नहीं हुआ था। आरएसएस का जन्म हुआ है 1925 में। 1921 में मालाबार में सामूहिक नरसंहार हुआ है हिंदुओं को, 10,000 हिंदू मार डाले गए हैं। बंगाल में क्या जी बिल्कुल, जो परिस्थिति है, जो हालात हैं वर्तमान में, उस पर तो देश के बारे में सोचना चाहिए और देश सबसे पहले है। इसको बांटने की जगह जोड़ने की बात करना चाहिए और यही उद्देश्य शायद हम एशियन न्यूज के माध्यम से इस मुद्दे पर चर्चा कर कर समाज को देना चाहते हैं। हम एक हैं तो हमेशा ताकतवर रहेंगे और विश्व की कई शक्तियां यह प्रयास करती हैं कि इस देश में धुंध फैलाएं, वर्गों में बांट दिया जाए ताकि देश कमजोर हो। इससे अलग होकर हमें एकजुट होकर और इस तरीके से बांटने वाली किसी भी जो कार्यवाही है उससे बचना चाहिए। हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा के लिए रमेश शर्मा जी जुड़े, प्रियंका दुबे जी जुड़ी और आकाश जैन जी जुड़े, आप आनंद जैन जी जुड़े। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए एशियन न्यूज पर। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।